तो देखिए बंधुओं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देने वाला हूं रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। अब ये उन लोगों के लिए भी लाभदायक हो सकता है जो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए प्लान कर रहे हो, चाहे स्टडी वीज़ा में आना चाहते हो और चाहे पीआर में आना चाहते हो, चाहे वर्क परमिट में आना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, मतलब महानगरों में पढ़ रहे हैं या पीआर हैं, मतलब कोई भी हो, ये सभी के लिए मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशंस काम आ सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो मित्रों, इस तरह की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस होते हैं उन्हें आप अपने सोशल मीडिया में शेयर भी करिए ताकि दूसरे लोगों का भी इससे लाभ हो सके। तो जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि ऑस्ट्रेलिया क्यों लोग छोड़ते हैं या क्यों किन कारणों से छोड़ना पड़ता है। देखिए, तरह तरह की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग सिचुएशंस में लोगों को ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऑस्ट्रेलिया छोड़ रहे हैं इसलिए कुछ लोग, भैया आप ऑफेंडेड ना हो, ऐसा ना समझें कि मैंने जो एक टाइटल दिया उसके हिसाब से सारे लोग ऑस्ट्रेलिया छोड़ रहे हैं, नहीं। लेकिन जो कुछ स्पेसिफिक लोगों को छोड़ना पड़ता है उनके विषय में बताने वाला हूं। देखिए, सबसे ज्यादा किन लोगों को ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ता है, ऑफ कोर्स जिनका पीआर नहीं हो पाता है या जो आ चुके हैं स्टूडेंट वीजा में या दूसरे वीजा में आ चुके हैं, लेकिन उनका पीआर जो है तो कन्वर्ट नहीं हो पाता है वीजा, इसलिए उनको छोड़ना पड़ता है। तो अब क्यों नहीं हो पाता है, उन चीजों को आप डिटेल में समझने की जरूरत है यहाँ पर। तो नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक किया करिए। इस वीडियो को भी ऑफ कोर्स लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और करना भी चाहिए, मुझे लगता है। अपनी ओपिनियन बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद में कि आपको वीडियो कैसा लगा या आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं या असहमत हैं, जो भी हो। अगर एक शालीन भाषा में आप मुझे कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं जवाब दे सकूं। कई बार नहीं भी टाइम पर दे पाता हूं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is especially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया आपको, कि उन लोगों को यहाँ से वापस जाना पड़ता है जिन लोगों के वीज़ा यहाँ पर पीआर में कन्वर्ट नहीं हो पाते या एक्सटेंड नहीं हो पाते हैं। तो इसके पीछे ये सबसे पहले चलिए ये कंडीशन, ये सिचुएशन तो आती है स्टूडेंट्स के साथ में। तो ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कहीं से इंस्पिरेशंस ले करके और इमीडिएटली जो है तो स्टडी वीज़ा अप्लाई किया या एजेंट ने आपको मोटिवेट कर दिया और आप उस चक्कर में पड़ करके और बगैर चीज़ों को पूरी तरह से जाने समझे हुए और स्टूडेंट वीज़ा लेकर के ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, कोई भी आ सकता है, सबके लिए गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए उनको फॉलो करते हुए कोई भी यहाँ पर आ भी जाता है। साल 2 साल रहते भी हैं और उसके बाद में या तो वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो पाता है और या फिर उनका पीआर आगे नहीं लग पाता, इसकी वजह से उनको यहाँ से जाना पड़ता है। और ये संख्या काफ़ी बड़ी है, ऐसा नहीं है कि ये छोटी मोटी संख्या की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब होता क्या है इसमें, असल में जब आप वीज़ा वगैरह ले रहे होते हैं कि आप ये नहीं देखते हैं कि यहाँ इनकी जो ये लिस्ट है, डिमांड लिस्ट है, जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है, उसमें आप जो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं क्या वो उस ऑक्यूपेशन लिस्ट के हिसाब से मैच करती है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हर स्टेट की अपनी ऑक्यूपेशन लिस्ट या डिमांड लिस्ट आप कह सकते हैं, वो आप इंडिया बैठ के, पाकिस्तान बैठ करके, जिस भी देश से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अप्लाई करने के पहले आप देख सकते हैं कि किस स्टेट में किस तरह की डिमांड है। उसके हिसाब से उसी फील्ड की स्टडी के लिए अगर आपका मैच कर रहा हो प्रोफाइल तो, या अगर नहीं मैच कर रहा है तो साल 2 साल समय लीजिए और ये देखिए कि फ्रीक्वेंटली कितने सालों से कौन सा प्रोफेशन है जो इनकी डिमांड लिस्ट में, पीआर के लिए जो डिमांड लिस्ट में है, तो फिर उसी फील्ड से रिलेटेड आप पढ़ाई करें। मतलब उसी फील्ड से रिलेटेड पढ़ाई के लिए आप वीजा अप्लाई करें। पहली चीज तो वीजा अप्लाई कहाँ करें, तो मैं जैसा कि अपने लगभग सभी वीडियोस में आजकल बता रहा हूं कि महानगरों को छोड़ करके और आप रूरल एरिया में जाइए, मतलब कंट्री साइड में जाइए। क्या होता है कि वहां इनको और करनी है बहुत सारी डेवलपमेंट। तो जब आप ऐसे किसी एरिया में जाते हैं, किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में, छोटी यूनिवर्सिटी तो सभी सही है, लेकिन छोटे मोटे शहरों की यूनिवर्सिटीज में जब आप जाते हैं तो रीजनल एरिया की यूनिवर्सिटीज़ में एक तो आपको कई बेनिफिट्स मिलते हैं, एज का बेनिफिट मिल जाता है और इंग्लिश का भी बेनिफिट मिल जाता है। जॉब में चूंकि इनको देना ही होता है पीआर वगैरह, वहाँ अगर आप थोड़े सेटल्ड हो गए तो वहाँ से आपको एम्प्लॉयर का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो इस तरह से 3-4 सपोर्ट्स आपको जो मिल जाते हैं तो उसकी वजह से पीआर मिलना थोड़ा सा आसान हो जाता है उन लोगों के लिए, स्पेशली जिन लोगों को लगता है कि उनकी अंग्रेजी का जो लेवल है या उनका जो ऑक्यूपेशन की जो क्वालिटी है वो उतनी स्ट्रांग या नहीं है, स्ट्रेंथन नहीं है। तो मुझे लगता
लगता है कि ऐसी जगहों में आना चाहिए। वहाँ पर आपको थोड़ा सा कम, ऐसा नहीं कि कंपटीशन मिलेगा ही नहीं, ऑफ कोर्स कंपटीशन वहाँ पर भी होता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। तो जो लोग पहले से अच्छी तरह से प्लानिंग करके आते हैं कि हमको किस स्टेट में जाना है, हमको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छा वहाँ यूनिवर्सिटी की फीस में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, कहीं कहीं तो 25 या 30% तक फीस जो है कम होती है। सेम सब्जेक्ट सेम चीज़ें पढ़ने जब आप जा रहे होते हैं रीजनल एरिया में, तो वहाँ पर आपको कम और थोड़े खर्चे पानी में भी कमी होती है और पीआर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर आप मेलबर्न या सिडनी जैसे बड़े शहरों में आ जाते हैं तो यही चीज़ें आगे चल करके आपको जो है तो काफ़ी मतलब चैलेंज क्रिएट कर देती हैं आपके सामने। पहली बात कि यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मतलब इनके रूरल एरिया या रीजनल एरिया से थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो आपको चैलेंजेस हो जाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक जॉब आप पैरामाटा में कर रहे हैं, दूसरी सिटी में कर रहे हैं, तीसरी किसी और सबब में कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि आपको फुल टाइम एक ही जगह जॉब नहीं मिलती है और आप स्टूडेंट हैं, तो तरह तरह के मतलब चैलेंजेस होते हैं। तो उसमें टाइम मतलब ट्रैवलिंग में भी बहुत सारा टाइम जाता है और बाकी चीज़ों के भी खर्चे पानी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए शुरुआत से ही आप प्लानिंग करके ऐसी जगह को चूज़ करें और ऐसे फील्ड को, ऐसी पढ़ाई के फील्ड को चूज़ करें जिसमें पीआर मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाए। तो ये होमवर्क आप अपनी कंट्री से करके आए। दूसरी चीज़ फिर क्या होता है कि यहाँ अगर आप आ गए सिडनी या मेलबर्न आ गए, यहाँ आकर के आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलती है, तो आप साल 2 साल 3 साल चूंकि आपको जॉब मिल गई होती है, यहाँ आपको अच्छा मतलब फ्रेंड्स मिल गए होते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, यहाँ की व्यवस्था और हर चीज़ थोड़ी सी आपको ज़्यादा लुभावनी लगती है और आप यहाँ साल 2 साल 3 साल जितने भी दिन का आपका वीज़ा होता है, आप यहाँ सोचते हैं कि चलो बाद में देख लेंगे। और ऐसा मतलब 10-10 साल 12-12 साल तक यहाँ लोग बैठे हुए हैं जिनका भी पीआर नहीं हुआ है, इसी सोच के कारण, क्योंकि उनको यहाँ अच्छी जॉब मिल गई तो वो उनको लगा कि बाद में कर लेंगे। फिर आपकी एज बढ़ जाती है और थोड़ी मुश्किलें और दूसरी तरह की भी आने लगती हैं और कई बार आपको 5-6 साल 4 साल 3 साल महानगरों में रहने के बाद में फिर आपको रीजनल एरिया में जाना पड़ता है, तो डबल ट्रिपल स्ट्रगल हो जाता है और कई बार फिर वो वर्कआउट नहीं भी हो पाता है, जिसकी वजह से आपको देश छोड़ना पड़ता है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको इस कारण से ऑस्ट्रेलिया छोड़ करके फिर वापस जाना पड़ता है, वो फिर दूसरे किसी कंट्री में जा करके ट्राई करते हैं। एक तो ये लोग हैं। दूसरे हैं जैसे आप पीआर है, ऑफकोर्स बहुत छोटा सा परसेंटेज होगा, परसेंटेज भी इवन नहीं निकलेगा, मतलब मुट्ठी भर लोग होंगे, लेकिन पीआर वगैरह से भी लोगों को वापस जाना पड़ता है। उसके पीछे का कारण ये है कि वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर के आए होते हैं, उनको लगता है नहीं हम स्पेसिफिक फील्ड से ही जॉब की शुरुआत करेंगे, तो पता चला 4-6 महीने साल भर अगर आपको जॉब अपने फील्ड की नहीं मिलती और आप दूसरी फील्ड में जॉब वगैरह ट्राई नहीं करते या मिल भी रही होती है तो उसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझते हैं, तो होता क्या है कि फिर आपका जो बजट है वो हिल जाता है और आपको फिर वापस जाना ही पड़ता है। तो पीआर वाले लोगों को या जो इस तरह के वीज़ा में जो लोग आते हैं जिनका यहाँ रहने का यानी वीज़ा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उनको भी शुरुआत में जो भी जॉब मिल रही हो, वो चाहे उबर चलाने से लेकर के रेस्टोरेंट से लेकर के जिस भी फील्ड की जैसी भी जॉब मिल रही हो, तो सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जब आप अपनी कंट्री से भी देखिए 61-62 कल तो 62 रुपए का जो है तो डॉलर था यहाँ का, 62 रुपीज़, मतलब $1 62 रुपीज़ का था इंडियन का। मैं कल या परसों शाम को मैंने देखा था। तो मतलब आप इतना सारा पैसा जब लेकर के यहाँ आते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम तक आप अपने कंट्री की करेंसी से यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो शुरुआत में क्या करना चाहिए कि जो भी जॉब आपको छोटी मोटी जो भी मिल जाए, क्योंकि इस देश में आपको जॉब के क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी कोई पर्सनैलिटी या आपकी इज्जत कम ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ आप कोई भी काम कर रहे हो, बस पैसे कमा रहे हो, उससे मतलब होता है। हाँ, लेकिन आप जिस फील्ड में काम करने के लिए आए थे, जिस फील्ड के लिए आपकी एक्सपर्टीज है, आप उस फील्ड में जॉब ट्राई करते रहें। कई बार 6 महीने, साल भर, 8 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कुछ भी लग सकता है, लेकिन जॉब अपने फील्ड में भी मिल जाती है। एक चीज़। दूसरी, तो इसलिए मतलब हताश ना हो करके, बहुत स्टबन ना हो, ये ना सोचें कि यार मैं तो अपने यहाँ मैनेजर ही था तो अब मेरे को मैनेजर ही बनना है। आप मैनेजर भी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन शुरुआत अगर आपको छोटे पद से कहीं करनी पड़ रही हो तो आप, चूंकि देखिए पैसे तो आप डॉलर्स में ही कमाएंगे ना, तो आप पैसे छोटी मोटी मतलब करेंसी में तो पैसे कमा नहीं रहे हैं, आप काम कोई भी कर रहे हो, तो आपको शुरुआत में कोई ना कोई काम जो भी मिल रहा हो उससे आप शुरुआत कर दें। और आप अपने फील्ड में डेफिनेटली, हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है और हमारे जानने वाले कई और लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा है कि शुरुआत में आकर के कुछ भी किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपने फील्ड में ट्राई करते रहे, अपने फील्ड में जॉब मिल जाती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और जो भी मिल रहा हो उसको आप करें। हाँ, शुरुआत में अधिक पैसे न खर्च करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ की जो है तो ग्लैमरस होती हैं, उनके भी अट्रैक्शन में लोग चले जाते हैं, जैसे गैम्बलिंग
हो गया, या तमाम सारी डेटिंग साइट्स वगैरह में ये स्पेशली यंगस्टर्स के साथ में ये चीज़ें होती हैं, तो उनके बहुत बुरे बुरे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। आप इधर उधर के अफेयर में पड़ जाते हैं तो पता चला कि आपका बड़ा बुरा वाला कटता है, तो आपकी सेविंग्स और काम सब सेक्रीफाइस हो जाता है, और पता चला आपका वीज़ा भी अब ख़त्म होने वाला है। तब आपके सामने जो है तो पूरी दुनिया अंधकार में नज़र आने लगती, फिर उनको भी छोड़ करके भागना ही पड़ता है अंततोगत पर। तो मुझे लगता है सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ आकर के आप अपनी जॉब और अपना वीज़ा जब सब सेटल हो जाए तो बाकी चीज़ें भी आप बाद में कर सकते हैं। जब आप पूरी तरह से यहाँ जम जाएंगे तो सब कुछ आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो शुरुआत में इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने देश में, जिनके घरों में नौकर नौकरानियाँ बाई वगैरह सब आते रहते हैं, कभी कोई काम किया ही नहीं, और यहाँ आते हैं तो इसके बाद में पता चला खाना भी आपको बनाना है, घर की सफाई भी आपको करनी है, जॉब भी आपको करना है और पढ़ाई भी आपको करना है। तो इतनी सारी चीज़ें करने के लिए जब सामने आ जाती हैं और आप प्रैक्टिस आपको कुछ होती नहीं, चाहे तो कभी आपने घर में बनाई नहीं होती, कभी आपने दाल चावल भी नहीं बनाया होता, और ऐसे समस्या जब ऐसा आता है तो एक आध हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो है तो कॉन्फिडेंस जवाब दे जाता है, क्योंकि यहाँ जॉब वगैरह करना भी इतना आसान नहीं है, काफ़ी हार्ड वर्क होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर ही नहीं सकते, सारे लोग यहाँ लाखों लोग जॉब कर रहे हैं तो कर तो सकते हैं, लेकिन काफ़ी हार्ड होता है यहाँ पर जॉब करना। किसी भी फील्ड में जाएंगे आपसे अच्छा खासा हार्ड वर्क करवाया जाएगा। अगर आप बड़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी में आपको सैलरी मिल रही है तो उसी तरह से आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा जॉब वगैरह के लिए भी। तो इसके लिए एडवाइजेबल यही है कि भैया घर में आप झाड़ू पोछा काम वगैरह करना अपने घर से प्रैक्टिस करके आइए, खाना पीना बनाने की प्रैक्टिस करके आइए, पढ़ाई लिखाई करते रहने की प्रैक्टिस करके आइए। जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उसके साथ में सब कुछ प्रैक्टिस 4-6 महीने से करते आएंगे, उतना ही आसान हो जाएगा आपको यहाँ पर शुरुआती दिनों का स्ट्रगल। तो जो लोग इसमें कॉप अप नहीं कर पाते हैं इन सारी सिचुएशन में, ऑफकोर्स बहुत छोटा सा परसेंटेज ही सही, लेकिन ऐसे लोगों को, और मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ कि वो लोग भी फिर देश छोड़ करके जाते हैं। मतलब ये एक तरह से उनका फेलियर होता है। वीज़ा होने के बाद में भी कई बार लोग जाते हैं, और अच्छा कई बार पीआर वगैरह या इस तरह के वीज़ा में आने के बाद भी यहाँ पर वो स्ट्रगल करते रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती है, या उनके स्ट्रगल में कमी रह जाती है, फिर किस्मत कह लें या जो भी कह लें। देखिए हम जब आए थे शुरुआत में रिसेशन का टाइम था 2009 वगैरह में, तो उस टाइम जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी। हम तो एडिलेड आए थे, छोटी जगह थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम थी, लेकिन हमने तो भैया सुबह 8 बजे से लेकर के और शाम को 7 बजे तक बाहर रहने का फैसला किया, और उसके बाद घंटे 2 घंटे बैठ करके इंटरनेट से जो जॉब्स वगैरह मिल सकती थी उनकी कोशिश करते। तो बाकी हम पर्सनली फिजिकली जा करके इधर उधर लोगों से मिलते थे, ऑफिस में जाते थे, तो हमें तो जॉब मिल गई थी। तो अगर आप इतना हार्ड वर्क करते हैं और डीमोटिवेट नहीं होते हैं तो डेफिनेटली जॉब वगैरह मिल जाती है। कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, नौकरी तो नौकरी है, वो भी मिल जाएगी। ये जब हम शुरुआती दिनों में आए थे तो हमें भी किसी ने बात कही थी, कहीं एक इंसिडेंट हुआ था, कभी फिर बताऊंगा उसके बारे में, और इस बात ने बड़ा मोटिवेट किया कि ढूंढने से भगवान मिल सकते हैं तो जॉब क्यों नहीं मिलेगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर वो नहीं मिल पाते हैं, नहीं एडजस्ट हो पाते हैं यहाँ के नए माहौल में, यहाँ की नई सिचुएशन में, तो फिर उन लोगों को भी यहाँ से वापस जाना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी जानकारी पहले से होमवर्क वगैरह करके आए कि कहाँ किन साइट्स के माध्यम से, और यहाँ आने के बाद में भी लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा आप जो है तो अपने आप में न खोए रहें, लोगों से मिलें जुलें, और हो सकता है 2-4 लोग आपको डिमोटिवेट करें, लेकिन आप उससे डिमोरलाइज न हो। आप और 4 लोगों से मिलें तो हो सकता है 4-10 लोगों से मिलने में 1 या 2 लोग ऐसे आपको सपोर्टिव मिल जाएं जो आपको सही ढंग से गाइड कर सकें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम सब ने फेस की हुई होती हैं शुरू में। और मैं तो अपने ही कंट्री के, अपने देश के लोगों के ही द्वारा शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज्ड किया गया था। अगर आप मेरे चैनल में एक पूरी सीरीज़ है माई लाइफ शब्दों में, तो ये मैंने अपने बारे में पूरी कहानी बताई हुई है। 26 एपिसोड्स हैं, तो आप उसमें देखिएगा कि किस तरह से हम जब एडिलेड पहुँचे शुरुआत में तो किस किस तरह के स्ट्रगल्स थे। अगर आप वो वीडियो पूरा देखेंगे, मतलब वो पूरी सीरीज़ देखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और बहुत सारी बारीक बारीक जानकारियाँ भी इस देश से संबंधित आपको प्राप्त होंगी। और अगर आप नए आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगी वो बातें आपको। तो यस, इस टाइप की भी चीज़ें होती हैं, तो आप हतोत्साहित ना हो। अगर 2-4 लोग कभी कुछ नेगेटिव बोल भी रहे हैं तो भी आप थोड़ा साथ में विश्वास रखें, संयम रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें, अपना जो भी आपकी दैनिक नित्य दिनचर्या है उसको प्रॉपर अच्छे ढंग से फॉलो करें और स्ट्रगल करें। स्ट्रगल करने से सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, जॉब भी मिल सकती है, और जो भी आपके उद्देश्य हैं इस देश में आने के वो पूरे हो जाएंगे, आप परेशान ना हों। तो कुछ लोग यहाँ पर जो है हार जाते हैं, हथियार डाल देते हैं, और फिर उन लोगों को भी वापस जाना पड़ता है।
और ये कोई परसेंटेज नहीं है जो दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत हार्डली लोग हैं, बहुत इक्के दुक्के, लेकिन ये केसेस भी बीच बीच में हमको सुनाई देते हैं। और मैं पर्सनली 2-3 फैमिलीज को जानता हूँ जो यहाँ अच्छे से एस्टेब्लिश थे, इवन सिटीजन हो गए थे, PR थे, सिटीजन हो गए थे, बच्चे भी सिटीजन थे, लेकिन उनके जब बच्चे थोड़े बड़े हुए, 10 साल 12 साल के हुए, तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ की जो प्राइमरी वगैरह की जो स्टडीज़ हैं, पढ़ाई हैं, वो इंडिया जैसी जो है तो टफ नहीं है। तो उनको लगता है कि हमें बेसिक चीज़ें जो हैं तो इंडिया में जा करके और बच्चों को करवा के आना चाहिए। कुछ लोग यहाँ की कल्चर से, चूँकि अब यहाँ स्कूलों की कल्चर और ये सब अब इंडिया जैसे तो नहीं, वैसे तो आजकल इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने लग गए हैं। अगर आप मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े महानगरों से हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। तो उनको लगता है कि यहाँ पर जो कल्चर वाइज हमारे बच्चों के संस्कार खराब हो जाएंगे या उनकी पढ़ाई लिखाई जो है यहाँ उतनी स्ट्रांग नहीं रह पाएगी। तो उनको लगता है कि चलते हैं 8वीं 10वीं तक वहाँ पढ़वा करके फिर वापस आएंगे, क्योंकि अब सिटीजन हम हो चुके होते हैं तो ये कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसे इस तरह से जाने वालों का कोई परसेंटेज नहीं है, इक्का दुक्का घटनाएं हैं, लेकिन हाँ ये है, ऐसा भी कुछ लोग हैं जो करते हैं। तो ये कुछ एक बातें हैं जिनकी वजह से लोगों को यहाँ से लौट करके जाना पड़ता है। तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप स्टूडेंट में आ रहे हैं, PR में आ रहे हैं, किसी भी वीज़ा में आ रहे हैं, तो 2-4 चीज़ों का प्रिकॉशंस आप रखिएगा। एक कि आप सारे काम खुद 1 मैन आर्मी की तरह आने के 6 महीने पहले से शुरू कर दीजिए अपने घर में। भाई माता पिता, आपके भाई बहन भौजाई जो भी होंगी, भाभियाँ, ये सब लोग भी खुश होंगे। आप खाना बनाना सीखिए, भर मत। आप खाना बनाने की प्रैक्टिस भी कीजिए, सफाई की भी प्रैक्टिस कीजिए, अपने कपड़े भी खुद धोना शुरू कीजिए, काम भी कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। तो क्या होगा, 4-6 महीने की जब आप प्रैक्टिस करके यहाँ पर आएंगे तो सब कुछ आपको बहुत स्मूथ लगेगा और एंजॉयबल लगेगा। तो ये आप अपने देश से करके आए। ऊपर से ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भर लेके ना आए, ड्राइविंग लाइसेंस तो लेके आए ही आए, लेकिन ड्राइविंग प्रॉपर सीख करके भी आए। और ऑस्ट्रेलिया के ड्राइविंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इंटरनेट में जा करके उनको पढ़ लें, उनको देख लें, तो आपके दिमाग में रहेगा। तो यहाँ चलाना गाड़ी वगैरह थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। और मैं तो कहूँगा, क्योंकि आप शुरुआत में अपने देश के लाइसेंस में महीने 2 महीने 3 महीने जितने दिन भी आप गाड़ी चला सकते हैं, तो वो आप सेफली चलाएं और आपके डीमेरिट पॉइंट्स ना कटें, आपको फाइन वगैरह ना लगे। उसके लिए अच्छा है कि आप आकर के यहाँ पर गूगल करके या गमट्री करके तमाम सारी जगहों में कहीं पे भी आप जाकर के ढूंढ लीजिए। यहाँ पर ड्राइवर्स इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, तो आप एक आधी क्लास जरूर उनके साथ में एक ही क्लास ले लें। लाइसेंस लेने के उद्देश्य से नहीं कि आपको प्रैक्टिकल यहाँ की वो एक क्लास में घंटे 2 घंटे की जो भी क्लास होगी $100-150 आपका लगेगा और वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं तो कहता हूँ, अगर उबर ईट्स के लिए आपको साइकिल वाली भी चलाना है या बाइक चलाना है, कुछ भी चलाना है, तो भी आप एक क्लास ले लीजिए। देखिए $100-150 आपके खर्च जरूर हो जाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको बढ़ जाएगा और आपको कोई सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपका लाइसेंस जब्त हो जाए या आपके ऊपर कोई जुर्माना लग जाए, मतलब फाइन वगैरह लग जाए या किसी भी तरह से आपको मतलब ट्रबल हो। तो ये चीजें आप यहाँ पर पहले से आकर के अगर सीख लेते हैं तो अच्छा है। दूसरी चीज, कुछ लोगों का बाद में क्या होता है कि 3-4 साल 5 साल तक जब तक स्टूडेंट वीजा में रहते हैं तो अपना यहाँ पर टैक्स वगैरह टाइम पर नहीं करते हैं, एबीएन में काम कर रहे होते हैं तो आपका टैक्स नहीं कटा हुआ होता है और आपके ऊपर जो है तो गवर्नमेंट का टैक्स भी पेंडिंग हो जाता है। तो बाद में पता चला जब आपको PR की फाइल लगानी है उस वक्त आपके ऊपर फिर फाइनेंशियल बर्डन भी आता है और ये अगर आपने क्लियर नहीं रखी हुई है तो कहीं ना कहीं आपकी फाइल को कमजोर बनाती हैं ये सारी चीजें। ये भी कई बार कारण हो सकता है कि आपका PR जो है तो रिजेक्ट हो जाए। तो आप शुरुआत से ही यहाँ का हर साल का इंडिया जैसा नहीं है यहाँ पर कि भाई आप टैक्स भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं काम चल जाता हो। तंशिका बताओ तुमको क्या खाना है, कहाँ लेकर के चले भी बताओ। Let's go to Hungry Jack's. अच्छा, हंग्री जैक्स चल करके तुमको वेजी मील खाना है? Yeah. भूख बहुत लगी है भैया, 2:30 बज रहा है, तो चलो तुमको वहीं पे खिला देते हैं। हाँ, तुम्हें चिप्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो चलिए मित्रों, इनको अंशिका को लेकर के चलते हैं हंग्री जैक्स और आज हमारा वही लंच होगा। मैं तो 24 घंटे में एक बार ही खाना खाता हूँ, तो वेट वगैरह कंट्रोल रखने के लिए मैं जब अभी इंडिया गया था तो मैंने दबी जुबान में 1-2 लोगों को, एक आध व्यक्ति को कहीं पर सुना। कुछ लोग होते हैं ना स्मार्ट लोग हैं, हालांकि मेरे विस्तृत परिवार के ही लोग हैं, मतलब डायरेक्ट एक फैमिली होती है, एक विस्तृत परिवार होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आजकल तो दवाइयाँ आती हैं लोग खाते हैं। यस ऑफ कोर्स, चूँकि मुझे तो पता भी है और अगर मैं चाहूँ तो वो दवा तो मैं एलिजिबल भी हूँ क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ। तो यहाँ तो मुझे डॉक्टर सामने से पूछते हैं कि हम प्रिस्क्राइब कर दें क्या वो, तो लेकिन मैंने फिर जो मेरी डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट हैं वो एक चाइनीज़ डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छी हैं कि बॉर्न एंड बॉटअप ऑस्ट्रेलियन है, तो उन्होंने मुझे उसके जो भी हैं तो साइड इफेक्ट्स वगैरह बताए थे। तो उन्होंने बोला था कि आप अगर नेचुरल एक्सरसाइज करके, वॉक करके, डाइट वगैरह करके वेट कंट्रोल रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने उनकी बात मानी और मेरा लगभग 107 किलो वजन था
तो वहाँ से घटाते घटाते जो है तो अभी 76 है, मतलब 76 किलोग्राम हो गया हूँ। और ये मैं पिछले 1 साल से लगभग मेंटेन कर रहा हूँ। तो मैंने कोई दवाइयाँ मैं नहीं लेता हूँ, बस खाने का कंट्रोल है। देखिए सुबह मैंने 1.5 घंटे एक्सरसाइज की है, घर के बाकी काम वगैरह भी किए हैं, क्योंकि पाड़े जी इनकी जो मम्मी हैं, अम्मा जी, तो उनकी मदर को कैंसर डायग्नोस्ड हुआ है। तो उनका ऑपरेशन था 3 या 4 जनवरी को। तो वो जनवरी में गई हुई थी, मतलब 7-8 तारीख को कुछ गई थी इंडिया, मुंबई। तो इस वक्त वो मुंबई में है, लेकिन जल्दी ही आने वाली हैं, 30 तारीख को आ जाएंगी। तो अभी मैं और यही हैं, तो खाना पीना कभी कभी तो ज़्यादातर तो घर में ही बनाते हैं, पर आज मूड नहीं था, तो बाकी काम वगैरह करके अब आए हैं। जाके इनको खिला विला करके लाता हूँ, फिर इसके बाद में थोड़ी देर के लिए मॉल जाऊँगा, 1-8 घंटे वहाँ स्पेंड करके फिर 2-3 घंटे बैठ करके वीडियो वगैरह जो है तो एडिट करूँगा, तब फिर कल ये वीडियो आप तक पहुँच पाएगा। तो ये सिचुएशन है। तो उनका ऑपरेशन हो चुका है पांडे जी की मदर का, और वो काफ़ी हेल्दी फील कर रही हैं, स्वस्थ फील कर रही हैं, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट वगैरह उनका भी चल रहा है। तो चलिए चलते हैं लेकर के आपको हंग्री जैक्स। Let's go. ये आगे भैया हम लोग हंग्री जैक्स, यहाँ बहुत ज़ोर से बोलना पड़ेगा, नहीं तो हवा चल रही है। ये देखिए पीछे है हंग्री जैक्स, और ये नियरेस्ट में है यहाँ से, हमारे ऑफिस के पास से। तो अब इनको यहाँ पर अंशिका माता को हम इतने खिलाते हैं वेजी मील। ये देखो भूखी हैं। आज मैं सुबह बोला, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ, तो बोले भूखी नहीं है। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों। तो ये थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह तो खाई हैं, और मेरा तो सब मेरे लिए ये पहला और लास्ट मील होगा। तो ये है देखिए हंग्री जैक्स। ये देखिए, ये यहाँ पर काउंटर है, हम जा कर के करेंगे ऑर्डर। मैं करने वाला हूँ लार्ज वेजी मील 2। तो हमने ऑर्डर कर दिया 2 लार्ज वेजी मील। और आज हमने पहली बार, नहीं तो हम तो क्या करते थे कि इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक हम लोग यूज टू थे कि ड्रिंक पानी ले लेते, वाटर बॉटल जो उसके साथ में मील के साथ में आती है। पर आज हमने लिया है, हमने पूछा हॉट चॉकलेट है क्या, क्योंकि कॉफ़ी वगैरह तो होती थी। मैं जब ब्लैक कॉफ़ी पीता था तो ब्लैक कॉफ़ी ले लिया करता था, पर आज मैंने पूछा तो उन्होंने बोला हाँ है। तो लार्ज मील के साथ में लार्ज हॉट चॉकलेट्स भी दोनों को आएंगी, और एक एक्स्ट्रा चिप्स ले लिया है, जस्ट बिकॉज नहीं अगर हुआ तो, क्योंकि एक ही मील है तो थोड़ा अच्छे से खाते हैं फिर। तो ये जो टोटल हमारा हुआ है, ये हुआ है $40, मतलब ये हो गया इंडिया के हिसाब से लगभग 2500 रुपये का, 2500 का 2 मील। नॉट बैड। ठीक है, तो अभी हम जब मिलेगा तो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मित्रों, हमारे आ गए हैं चिप्स, और ये हैं 2 बर्गर, और इसके अंदर एक चिप्स और है। और ये अंशिका खड़ी हुई हैं, ये सामने से लेके आ रही हैं भी हॉट चॉकलेट। तो आज हमारा जो है हंग्री जैक्स में ही लंच है, और ये खा पी करके अभी जाएंगे अंशिका के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करवाएंगे, और इसके बाद में फिर ऑफिस जाना है, एडिटिंग करना है, एक अपॉइंटमेंट भी है। तो पाड़े जी नहीं है आजकल ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। अब वो आ जाएं तो उसके बाद ज़रा हमारे प्राण छूटें, नहीं तो सुबह बर्तन धोने, किचन का काम करना, ये वो सब बहुत भाई डिफ़िकल्ट हो जाता है। सुबह एक्सरसाइज करना, लाइक बगैर पत्नी के भाई ना घर जो है तो इट बिकम्स वेरी हार्ड, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमारी पाड़े जी जो हैं तो 1 मैन आर्मी है, बहुत हार्ड वर्किंग है, अपना घर भी संभालती हैं, हमारे जैसे क्या बोलें ऊट पटांग लोगों को भी संभाल लेती हैं, और काम धंधा भी करती हैं, मतलब शी इज़ रियली। और हम अब अंशिका दोनों लोग मिसिंग कहें मिस करते हैं सुबह शाम। और अंशिका तो रोने भी लगती है, वो तो चलो खैर एक और होगा ना बुआ भी, चल ब्रिंग ना ले आओ। तो ये है भैया, बगैर पत्नियों के घर वगैरह चलता नहीं है। तो अब वो बोल भी रही थी एक दिन कि अब आपको हमारी इम्पोर्टेंस पता चली। तो हमने कहा भैया इम्पोर्टेंस तो पता पहले भी थी, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल जो है बर्तन धोने, फिर खाना बनाना। वैसे खाना बनाना मुझे सब कुछ आता है, तो कंटाल आता है, बॉम्बे की भाषा, मुंबई की लैंग्वेज है, कंटाल आता है, मतलब बहुत मज़ा नहीं आता है। वो सब डेली करना मुश्किल है, वंस इन अ वाइल कर लिया, अच्छा कुछ बना खा लिया, अलग बात है, पर डेली करना पड़ रहा है। तो आज मैंने कहा स्किप करते हैं खाना बनाने का कार्यक्रम, आज बाहर खा लेते हैं। तो अंशिका का भी मन था, तो ये है, अब खा पी करके चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या खरीद रहे हैं अंशिका के लिए आज। तो ये है देखिए बर्गर, मैंने तो खाया भी थोड़ा सा। अंशिका मज़ा आ रहा है? तो हो गया देखिए हम लोगों का खा पी करके। अंशिका तो बर्गर खाई नहीं, केवल चिप्स और अपना
हॉट चॉकलेट पी लिया है। अच्छा ये बता दूं आपको कि ये जो हंग्री जैक्स है यहाँ वाला, ये ओन्ड बाय इंडियन, एक इंडियन ही इसके ऑनर हैं। और इस तरह के पिज़्ज़ा शॉप्स और हंग्री जैक्स या इस तरह के तमाम सारी जो चेन हैं वो यहाँ बहुत सारे इंडियंस के पास में ये बिजनेसेस हैं। सो यस, भारतीय लोग काफ़ी अच्छा काम करते हैं विदेशों में आकर के। तो भाई अब आ गए हम लोग पैरामाटा वेस्टफील्ड मॉल। टेन ये देखो मेरी कैप, मेरे पास कैप्स बहुत सारी हैं, 10-12 के आसपास, 12 होंगी कम से कम। और जो बाहर निकल आती है मैं उसी को यूज़ करते रहता हूँ। ये है हमारा वेस्टफील्ड, प्यारा वेस्टफील्ड मॉल। तो अभी यहाँ देखते हैं अंशिका के लिए कुछ। और हमारा किचन में जो पेपर टॉवल रखने का स्टैंड होता है वो मैं उस दिन उसको सीधा करने लग गया तो टूट गया है। पांडे जी आ जाएँ इसके पहले उसको एक नया ला के देखता हूँ, मिल जाएगा यहाँ के मार्ट में, तो यूज़ करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मसाज वगैरह वाली चेयर मिलती हैं। सो यस, अब देखते हैं, एक आध घंटे में यहाँ का जल्दी से निपटा दें क्योंकि फिर उसके बाद ऑफिस जाना है। 2-3-4 घंटे कुछ ना कुछ तो टाइम स्पेंड करें ऑफिस में आज। यस, ये अंशिका के लिए हुडी, टी शर्ट और ये जीन्स और क्या था, और इनको भैया आइसक्रीम निकालने वाला क्या बोलते हैं इसको, आइसक्रीम स्कूप। और ये है हमारा पेपर टॉवल होल्डर। और ये मैंने ले लिया है वाटर बॉटल ऑफिस के लिए, क्योंकि मैं वो घर से लेके आता हूँ तो वो नहीं लेके आना पड़ेगा यहीं से। अब तो इसका जा रहे हैं बिल पेमेंट करने। और फ्लाई बाइज का कार्ड भूल गया हूँ, नहीं तो आज पॉइंट्स मिलते। 3-4 जगहों में नुकसान हुआ है। हो गया भाई, अभी काम बहुत है तो मैंने कहा संडे वनडे को या फिर किसी दिन आ जाएंगे। आज का कार्यक्रम तो पूरा हो गया है। आर यू हैप्पी? चलो अब चलते हैं ऑफिस, कुछ बहुत काम करें। तो ये था आज का भैया थोड़ा बहुत 2-3-4 घंटे का। हालांकि जाना है अभी अंशिका के लिए और 1-2 चीज़ें हैं। और एक और शॉप है जहाँ से अंशिका अपने लिए कपड़े वपड़े लेती हैं। बट मुझे लगता है आज के हिसाब से कार्यक्रम आज का पूरा हो गया। और अब आएंगे संडे वगैरह को फिर देखेंगे। ये देखिए यहाँ सब लोग एक साइड में खड़े रहते हैं, अगर किसी को चढ़ के जाना है, चल के फास्ट तो निकल सकते हैं। ये इधर था कोल्स, देखें आप लिखा होगा अल्डी के बगल में। और 5th फ्लोर में ही हमारी पार्किंग है। तो अब चलते हैं कार की तरफ। प्यास लग गई है, समय खाना खा के आए हैं तो प्यास लगी है। मित्रों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। बाय बाय। As all of you know, I'm a practicing accountant and registered tax agent, and this is especially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers.